नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के सबसे ऊंचे पद की बात करने वाले हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति। हमारा संविधान कहता है कि ये देश का सर्वोच्च पद है और संघ की सारी कार्यकारी शक्ति इन्हीं में निहित हैं। पर यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति में है, तो क्या वह सच में देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे राष्ट्रपति के पद में उनके आधिकारिक दर्जे और उनकी असल कार्यकारी शक्ति के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। और ये रहा वो शक्ति का विरोधाभास, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। देखिए, एक तरफ है अनुच्छेद 53, जो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन ठीक इसके साथ ही आता है अनुच्छेद 74, जो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। मतलब वो नाम मात्र के प्रमुख है, जबकि असली ताकत तो सरकार के हाथों में है। तो फिर कोई इस इतने बड़े पद तक पहुंचता कैसे है? आइए भारत के राष्ट्रपति बनने की पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। संविधान का अनुच्छेद 58 बताता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सीधी और सरल शर्तें हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप, यानी कि आम जनता, सीधे नहीं करती। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसे एक खास निर्वाचक मंडल, या कह लीजिए कि इलेक्टोरल कॉलेज, अंजाम देता है। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? इसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अब यहां एक पेच है। जो सदस्य मनोनीत होते हैं, मतलब जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भी काफी अनोखी है। ये 3 मुख्य सिद्धांतों पर चलती है। पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिससे ये पक्का हो कि हर वोट का वजन सही हो। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत, जिसमें वोटर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। और तीसरा, ये पूरा का पूरा मतदान गुप्त होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि एक बार पद संभालने के बाद राष्ट्रपति असल में करते क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। राष्ट्रपति का सबसे पहला और सबसे अहम कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना। उनकी शपथ में ये बात बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 60 के तहत ली गई ये शपथ ही उन्हें संविधान का संरक्षक बनाती है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। वो भारतीय सशस्त्र बलों, यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। देश की रक्षा की जो अंतिम कमान है, वो उन्हीं के हाथों में होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक बहुत ही असाधारण न्यायिक शक्ति है, जिससे कहते हैं क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी बदल सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका सीधा असर किसी की जिंदगी और मौत पर होता है। और ये बात हमें फिर से उसी विरोधाभास पर ले आती है। भले ही असली ताकत मंत्रिपरिषद के पास हो, लेकिन सरकार का हर एक काम, हर कानून, हर आदेश औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं और क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? आइए अब उनके कार्यकाल और उन पर जो संवैधानिक नियंत्रण है, उस प्रक्रिया को समझते हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। और हां, अनुच्छेद 57 ये भी साफ करता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए फिर से चुना जा सकता है। इस पर हमारे संविधान में कोई रोक नहीं है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही संवैधानिक तरीका है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया भी तभी शुरू हो सकती है जब उन पर संविधान के उल्लंघन जैसा गंभीर आरोप लगा हो। इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। ये एक बहुत ही गंभीर और जटिल प्रक्रिया है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के इतिहास में इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। सोचिए जरा, आज तक कितने भारतीय राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा होगा? और जवाब है 0, एक भी नहीं। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला।
और ये तथ्य अपने आप में इस पद की गरिमा और हमारे लोकतंत्र की मजबूती के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है उपराष्ट्रपति का। तो चलिए संक्षेप में उनकी भूमिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उपराष्ट्रपति की आप कह सकते हैं दोहरी भूमिका होती है। अनुच्छेद 64 के मुताबिक वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और अनुच्छेद 65 के तहत अगर किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अगर राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं लेकिन असली कार्यकारी शक्ति सरकार के पास है, तो फिर उनकी ताकत का असली मतलब क्या है? क्या ये पद सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह है, एक प्रतीकात्मक शक्ति, या फिर इस पद की गरिमा और खामोशी में ही कोई गहरी ताकत छिपी है? ये वो सवाल है जो इस पद को हमेशा इतना दिलचस्प बनाए रखता है।